हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई हिंसा के बाद सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले में लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद बंगाल की सड़कों पर दंगे फसाद तो हुए ही, लेकिन उसके बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया, जहां एक तरफ अमित शाह और बीजेपी का दावा है कि इस पूरी हिंसा की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने की थी, जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को खुद तोड़ा और इसका सारा ठीकरा बीजेपी कार्यकर्ताओं के सर पर फोड़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दीदी ममता की बातों पर गौर करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। दरअसल गुरुवार को बंगाल के मथुरापुर में एक रैली को संबोधित करने पहुंची ममता बनर्जी ने अमित शाह को हिंसा की साजिश रचने वाला गुंडा और पीएम मोदी को झूठा और बेशर्म करार दे दिया। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो विद्यासागर की प्रतिमा बनाएंगे, जिसे टीएमसी ने तोड़ दिया है। क्या मोदी को जरा भी शर्म नहीं आती? उन्हें इतने झूठ बोलने के लिए उठक बैठक करनी चाहिए। एकदम झूठ है वो। यानी दीदी ने साफ तौर पर अमित शाह और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बंगाल में उनकी छवि खराब करने के मकसद से ही दाखिल हुए थे। चलिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। जब अमित शाह ने अपनी बंगाल दौरे का ऐलान करते हुए एक जनसभा में उन्हें खुलेआम धमकी दी थी, जरा उनके इस ट्वीट पर गौर कीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये ममता दीदी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। ममता दीदी, मैं इस मंच से जय श्री राम बोल रहा हूं। अगर आप में हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार कर लेना। उन्होंने दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो पश्चिम बंगाल में उन्हें रैलियां करने से भले ही रोक दे, लेकिन वो राज्य में भाजपा की विजय यात्रा नहीं रोक पाएंगी। साथ ही उनका कहना था कि वो यहाँ जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। अगर ममता दीदी में जरा भी हिम्मत है तो वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने कहा था कि मैं कल कोलकाता में होऊंगा। यानी साफ है, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का इरादा दीदी ममता को भड़काने का था। तो क्या सच में ये पूरी हिंसा ममता बनर्जी के खिलाफ अमित शाह और पीएम मोदी की सोची समझी साजिश थी? पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी के बयान पर गौर करें तो अपनी ताकत दिखाने के लिए बीजेपी के लोगों ने ही सारा हंगामा शुरू किया था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा के सदस्यों ने अमित शाह को काले झंडे दिखाने के साथ उनके वाहन पर पत्थर और डंडे फेंके। वहीं घटनास्थल पर मौजूद एक वरिष्ठ पत्रकार की माने तो शाह के खिलाफ हो रहे गो बैक अमित शाह के नारे लगने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के गेट की ओर से बीजेपी के लोग भी पथराव करने लगे और उनकी ओर से कई बोतलें भी फेंकी जाने लगी, जिसके बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य में भाजपा ने साजिश के तहत बाहर से गुंडों को लाकर हंगामा और हिंसा कराई है, ताकि इससे ये लगे कि पूरे राज्य में हिंसा और दंगे मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कराए हैं, जिससे आखिरी चरण में होने वाले राज्य की कुल 9 सीटों पर चुनावों में मेरी छवि जनता की नजरों में गिराई जा सके। देखा जाए तो अमित शाह के दीदी ममता को धमकी दिए जाने और हिंसा होने के बाद उनके खिलाफ एक के बाद एक ट्वीट कर देना महज इत्तेफाक है या फिर इस राजनीतिक दाल में कुछ तो काला है, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल इस पूरे वाक्य के बाद चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को एक चौंका देने वाला ऐतिहासिक फैसला सामने आया है,
जिसके मुताबिक भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार अनुच्छेद 324 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में गुरुवार रात से ही राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर किसी भी तरह के चुनाव प्रचार और रैली पर रोक लगा दी है। ये फैसला हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि चुनावी प्रचार पर प्रतिबंध गुरुवार रात 10 बजे ठीक प्रधानमंत्री की 2 रैलियां होने के बाद लगने वाला है, जिस फैसले के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट होकर आलोचना करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। दीदी ममता ने तो चुनाव आयोग द्वारा लिए इस फैसले को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी के इशारों पर लिया गया फैसला बता दिया। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि जहां एक तरफ चुनावी प्रचार की आड़ में विवादित और आपत्तिजनक बयानों के चलते दूसरे नेताओं के प्रचार पर चुनाव आयोग कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाता नजर आया, वहीं आयोग की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयानों को आसानी से क्लीन चिट दे दी गई। अब जरा कांग्रेस प्रवक्ता के इस ट्वीट पर नजर डालिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनकी पार्टी द्वारा पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में 11 शिकायतें की गई हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बंगाल में हिंसा करने पर और अमित शाह के खुलेआम धमकाने को लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के निष्पक्ष होने के दावों और उनकी उचित निर्णय प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। अब इस पूरे मामले में कौन चुनावी रोटियां सेकने के इरादे से विरोधी पर हमलावर हो रहा है और किसके खिलाफ लगे आरोपों में दम है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस सब से एक बात तो साफ जाहिर है कि परिस्थिति के अनुसार और समय के साथ देश में राजनीति के स्तर और ओहदे में भारी गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। फिलहाल बताएं, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, साहस सच कहने का।